हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी पैराडाइज। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के अक्टूबर माह के मासिक टेस्ट में गणित के पेपर को पूर्णतः हल करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। और यदि आपने मेरे चैनल स्टडी पैराडाइज को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और यदि आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आपका ये पेपर कुल 20 अंकों का है और इसके लिए 1 घंटे समय निर्धारित है। कुछ निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं, इन्हें आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। हम आते हैं सीधे प्रश्नों के हल की तरफ। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, एक पूर्ण कोण की माप होती है। तो एक पूर्ण कोण या संपूर्ण कोण की माप होती है 360 अंश। इसमें हम किसी बिंदु के परते इसका एक पूर्ण चक्कर लगाते हैं तब 360 अंश का कोण बनता है। दूसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयुक्त ईंट की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के लिए अनुपात था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो ईंटें प्रयुक्त हुई थी उनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में अनुपात था 4:2:1, यानी अधिकतर ईंटें आयताकार थीं। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसके अंतर्गत पहला रिक्त स्थान है, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग खाली स्थान होता है। तो जैसे एक रेखा है और इस पर एक किरण इस प्रकार खड़ी हो तो जो दोनों कोण बनेंगे इनका योग 180 अंश होगा, क्योंकि सीधी रेखा पर जो बनता है कोण उसका मान 180 अंश होता है। तो ये टोटल ये 180 होगा। दूसरा रिक्त स्थान है, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप खाली स्थान होती है। तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप होती है 60 अंश। अब आते हैं सही जोड़ी पर। सही जोड़ी मिलाइए। तो पहला है, त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो कहलाता है। तो ऐसा त्रिभुज कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। 2 भुजाएं समान होंगी तो समद्विबाहु। दूसरा है, समान भुजाओं वाले 2 त्रिभुज होते हैं। तो समान भुजाओं वाले त्रिभुज होंगे सर्वांग समत्रिभुज। प्रश्न क्रमांक 4, एक वाक्य या शब्द में उत्तर लिखिए। तो पहला है, जिन 2 कोणों का योग 180 अंश हो तो ऐसे कोण क्या कहलाते हैं। तो जिन 2 कोणों का योग 180 अंश हो वो कहलाते हैं संपूरक कोण। संपूरक कोण। और जब 2 कोणों का योग 90 अंश होता है तब वे एक दूसरे के कहलाते हैं पूरक कोण। अब इसमें दूसरा है, किसी त्रिभुज में न्यून कोणों की संख्या कितनी हो सकती है। तो किसी भी त्रिभुज में न्यूनतम 2 न्यून कोण होंगे, यानी तीसरा या तो समकोण हो सकता है या अधिक कोण, लेकिन 2 से कम न्यून कोण किसी भी स्थिति में त्रिभुज में नहीं होंगे। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 5 है, निम्नलिखित के लिए सत्य या असत्य लिखिए। तो इसके अंतर्गत पहला कथन है, यदि ए, बी और सी एक रेखा पर स्थित 3 बिंदु हैं और बी बिंदुओं ए और सी के बीच में स्थित है तो ए बी धन बी सी बराबर ए सी है। तो यहाँ पर बताया गया है कि ए और बी के बीच में, ए और सी के बीच में बी स्थित है। तो ए बी धन बी सी बराबर ए सी। तो ये बिल्कुल सत्य होगा, क्योंकि जितनी दूरी ए बी और बी सी की होगी उतनी दूरी ए सी की होगी। तो पहला कथन यहाँ पर हो गया सत्य। फिर दूसरा कथन है, यदि 2 रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो यदि 2 रेखाएं एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण, यानी ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। इसी प्रकार ये वाला जो शीर्षाभिमुख कोण है ये इसके बराबर होगा। जो विपरीत दिशाओं में कोण होते हैं वो शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं और इनके मान आपस में बराबर होते हैं। तो दूसरा कथन भी है सत्य। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की ओर। प्रश्न क्रमांक 6 है, यदि 2 बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि ए सी बराबर बी सी है तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर 1/2 ए बी है। आइए देखते हैं इसका हल।
जैसा कि हमें प्रश्न में भी दिया गया है कि बिंदु ए और बी के बीच में सी स्थित है, तो मैंने ये चित्र बनाया है, ए और बी के बीच में सी स्थित है, तो हमने यहाँ लिख भी दिया है ए और बी के बीच में है सी, ए और बी के बीच सी है, यहाँ पर सी लिख देंगे, ए और बी के बीच सी है। और क्या दिया हमें, ये दिया है कि ए सी बराबर बी सी, यानी ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर है। इसी प्रकार हमें सिद्ध करना है ए सी बराबर 1/2 ए बी, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम लिख देंगे ए बी बराबर ए सी धन बी सी, यानी ए बी जो है पूरी दूरी ये किसके बराबर है, ए सी और बी सी के योगफल के बराबर, तो इसलिए मैंने योगफल का चिन्ह लगा दिया है। अब हम आगे लिखेंगे ए बी बराबर, ये ए सी को मैंने वैसा का वैसा लिख दिया, धन बी सी की जगह मैंने ऐसी लिख दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रश्न में हमें ए सी और बी सी का मान बराबर दिया है, तो ए सी को मैंने बी सी से रिप्लेस कर दिया है। अब आगे देखते हैं, ए सी और ए सी जोड़कर हो जाएंगे 2 ए सी, तो ए बी अपनी जगह पर है। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ए सी 2 ए सी बराबर ए बी। तो 2 ए सी बराबर ए बी। अब जो 2 है वो ए सी के साथ गुणा में है, तो उस तरफ जाएगा तो ये भाग में चले जाएगा, तो ए सी बराबर 2 ए बी या 1/2 ए बी, यही हमें सिद्ध करना था। अब इसी का जो अथवा है वो है यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा लिखिए। तो आपको इन दोनों में से कोई एक करना है। मैं आपको दूसरा जो अथवा है वो भी बता देता हूँ। तो यूक्लिड की जो 5वीं अवधारणा वह है, अगर कोई सीधी रेखा 2 सीधी रेखाओं पर गिरती है और वह अपनी एक ही ओर के अंतःकोण बनाती है जिनमें एक साथ 2 समकोणों से कम लिए जाते हैं, तो वे 2 सीधी रेखाएं अनिश्चित काल तक बढ़ाई जाने पर उस ओर मिलती हैं जिस ओर के कोण 2 समकोणों से छोटे होते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 है, RHS सर्वांग समता नियम को लिखिए। तो RHS सर्वांग समता नियम के मुताबिक अगर 2 समकोण त्रिभुजों में कर्ण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण और संगत भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। यानी 2 त्रिभुज हैं और दोनों त्रिभुज का ये जो समकोण है ये, और कोई भी एक भुजा जैसे कर्ण और एक भुजा, जैसे कर्ण और एक भुजा ये वाली इसमें, और इस त्रिभुज में भी कर्ण और एक भुजा, ये दोनों समान हैं, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे, यानी उनके अन्य सभी अंग भी समान होंगे। अब प्रश्न क्रमांक 7वें का अथवा है ASA सर्वांग समता नियम को लिखिए। ASA यानी एंगल साइड एंगल, यानी कि कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम को लिखिए। तो देखते हैं इसको। तो ASA सर्वांग समता में अगर किसी त्रिभुज के 2 कोण और उनके बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के 2 कोण और उनके बीच की भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 8 है, दी गई आकृति में यदि AB समांतर CD कोण APQ बराबर 50 अंश, यानी कोण ये वाला APQ बराबर 50 अंश और कोण PRD बराबर 127, यानी ये कोण PRD 127 अंश है, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। हमें ये x और y इन दोनों के मान ज्ञात करने हैं। तो आइए देखते हैं इसका हल। तो पहले हम सबसे पहले y का मान निकालेंगे। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो रेखा AB है और CD ये दोनों समांतर हैं, ये प्रश्न में हमें दिया गया है, और बीच में जो रेखा इन्हें स्पर्श कर रही है, तो इस प्रकार 2 कोण बन रहे हैं, एक ये कोण और एक ये कोण। तो इस प्रकार ये दोनों कोण जो हैं वे कहलाते हैं एकांतर कोण, और एकांतर कोणों का मान बराबर होता है, यानी ये 50 और y मिलकर जो कोण बना रहे हैं ये किसके बराबर होंगे, इस 127 अंश के। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है कोण APQ, यानी कोण APQ यानी ये धन
कोण क्यू पी आर, यानी क्यू पी और ये आर, यानी ये दोनों कोण मिलकर कितने होंगे 127 अंश के, यानी इसके बराबर। तो ए पी क्यू का मान हमने 50 अंश रख दिया है जो प्रश्न में हमें दिया गया है। धन वाई बराबर 127 अंश, और 50 का स्थानांतरण हम उस तरफ कर देंगे तो हो जाएगा ऋण का। तो 127 में से 50 गए तो बचा 77 अंश, वाई का मान आ गया 77 अंश। अब पी आर क्यू यानी ये कोण, इसको कोई नाम नहीं दिया गया है, इसे हमने नाम दे दिया के। तो पी आर क्यू धन पी आर डी यानी ये कोण पी आर डी, पी आर क्यू यानी पी आर क्यू, ये दोनों कोण हैं रैखिक युग्म, यानी एक सीधी रेखा पर जो दो कोण बनते हैं उनका योग होता है 180 अंश। तो ये दोनों कोण हैं 180 अंश के, यानी रैखिक युग्म है ये। तो पी आर क्यू को हमने नाम दे दिया है के, इस कोण को पी आर क्यू को हमने नाम दे दिया के, और पी आर डी का मान दिया 127 अंश। ये दोनों मिलकर रैखिक युग्म बना रहे हैं, यानी 180 अंश बना रहे हैं। तो 127 को हम उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो 180 में से घट जाएगा और इसका मान आ जाएगा के का 53 अंश। अब y का मान हमें मिल चुका है 77 अंश, k का मान मिल चुका है 53 अंश, और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो अंतः कोणों का योग होता है वो 180 अंश होता है, यानी y, k और ये x, इन तीनों का मान होगा 180 अंश। तो x धन y धन k बराबर 180। हमें y और k का मान मिल चुका है तो उसे हमने यहाँ पुट कर दिया है, और x का मान हमें ज्ञात करना है। तो 77 और 53 जुड़कर हो जाएंगे 130, और 130 जब इस तरफ जाएगा तो 180 से घट जाएगा ये, तो x का मान आ जाएगा 50 अंश। तो इस प्रकार हमें x और y दोनों के मान मिल चुके हैं। अब प्रश्न क्रमांक 8वें का ही अथवा है। दी गई आकृति में रेखाएं PQ और RS परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो आप चित्र में भी देख पा रहे होंगे, ये PQ और ये RS, ये कहाँ प्रतिच्छेद कर रही हैं, बिंदु O पर, ये एक दूसरे को काट रही हैं। तो आगे दिया इसमें, यदि कोण POR अनुपात कोण ROQ बराबर 5:7, यानी POR यानी ये POR, इसके लिए मान दिया है 5, और ROQ ये इसके लिए अनुपात दिया है 7। तो हमें सभी कोण ज्ञात करने हैं। अब चूंकि हम जानते हैं कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो इसमें जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी ये कोण बराबर हो जाएगा इसके, और ये वाला जो कोण है वो बराबर हो जाएगा इसके। इसके साथ ही इसमें एक कंडीशन और होती है कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो जो एक ही ओर जो कोण बन रहा है, यानी ये और ये, इन दोनों का योग 180 अंश होगा, क्योंकि एक सीधी रेखा पर बन रहे हैं। इसी प्रकार इन दोनों कोणों का योग भी 180 अंश होगा। तो आइए देखते हैं इसका हल। चूंकि हमें कोण POR के लिए अनुपात दिया है 5, तो हमने इसे मान लिया 5x, और ROQ के लिए हमें मान दिया है या अनुपात दिया है 7, तो इसे हमने मान लिया 7x। तो मैंने आपको अभी अभी बताया है कि ये कोण और ये कोण मिलकर 180 अंश बनाते हैं, इसलिए 5x धन 7x, इन दोनों का योग हो जाएगा 180 अंश, क्योंकि ये रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो 5 और 7 हो जाएगा 12x बराबर 180। तो 12 का पक्षांतर मैं कर दूंगा तो ये गुणा से 180 के भाग में चला जाएगा, यानी बटे में चला जाएगा। तो x बराबर ये 12 नीचे आ गया, तो 180 बटे 12। तो 12 को मैं 12 से 180 को विभाजित करूंगा तो ये भाग जाएगा 15 बार, यानी x का मान आ गया 15। अब हमें कोण POR का मान निकालना है, तो POR का हमने मान माना है 5x, तो 5x यानी 5 गुणित 15, तो 15 5 75 अंश। ऐसे ही ROQ का जो अनुपात दिया था वो 7 दिया था, तो हमने इसका मान लिया था 7x, तो ROQ बराबर 7x यानी 7 गुणित 15, x का मान 15 है ना, तो फिर 15 सत्ते 105 अंश। ये दोनों कोणों के मान आ गए। अब हमें अन्य दो कोणों के मान भी निकालने हैं, तो ROQ यानी अगला कोण है ROQ यानी ROQ
जो है ये वाला कोण, ये बराबर होगा कोण POS के, क्योंकि ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण है, तो POS का मान भी आ जाएगा 105 अंश। इसी प्रकार ये जो कोण POR है, इसका शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा SOQ, तो इसका मान 5x का जो आया 75 अंश, वही मान इसका भी आ जाएगा, तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 9 है, AB एक रेखाखंड है और रेखा L इसका लंब समद्विभाजक है। यदि L पर स्थित P कोई बिंदु है तो दर्शाइए कि P बिंदुओं A और B से समदूरस्थ है। यानी इसे आप चित्र की सहायता समझें पहले कि AB एक रेखाखंड है, तो हमने एक रेखाखंड AB बना दिया। अब कह रहे हैं और रेखा L इसका लंब समद्विभाजक है, तो हम लंब समद्विभाजक में प्रकार की सहायता से आधे से अधिक दूरी लेते हैं और फिर इतना एक चाप यहाँ काटते हैं, और फिर यहाँ B को केंद्र मानकर हम आधे से अधिक दूरी यहाँ लेते हैं और इसी को हम चाप काट देते हैं, और जब हम एक लाइन खींचते हैं तो ये बिल्कुल बीच में आती है। तो ये रेखा AB का लंब समद्विभाजक है। अभी कह रहे हैं कि L पर स्थित कोई बिंदु P है, यानी हमने ये जो रेखा L लंब समद्विभाजक खींची है L, इस पर कोई बिंदु P है, ये बिंदु P हो गया। तो हमें ये बताना है कि जो बिंदु P है वो A और B से समदूरस्थ है, यानी इस बिंदु P की दूरी A से और B से जो है वो समान है। तो आइए देखते हैं इसका हल। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, चित्र कुछ इस प्रकार बनेगा कि रेखा AB हो गई और जो रेखा L है इस AB की जो है लंब समद्विभाजक है, और L पर कोई बिंदु P है जो बिंदु A और बिंदु B से समान दूरी पर ही हमें सिद्ध करना है। तो हम मान लेते हैं कि ये जो रेखा L है ये AB को बिंदु M पर समद्विभाजित कर रही है, यानी जो AM है वो और MB ये दोनों समान रहेंगे, यानी AM बराबर MB, क्योंकि ये जो बिंदु M है वो बिल्कुल बीच में आएगा। तो त्रिभुज AMP और BMP में हम देख लेते हैं, यानी AMP इस त्रिभुज में और BMP इस त्रिभुज में, दोनों त्रिभुजों में हम देख लेते हैं। AM बराबर BM है, क्यों? क्योंकि ये दूरी और ये दूरी समान है, क्योंकि जो रेखा L है वो बिंदु M पर आ रही है जो बिल्कुल बीच में आएगा। और कोण BMP यानी ये कोण BMP ये कोण, और कोण AMP यानी ये कोण, ये दोनों जो है 90 अंश के हैं दोनों त्रिभुजों में। और MP रेखा MP यानी कि बीच की रेखा जो है दोनों त्रिभुजों में ओभेनिष्ठ है। तो इस प्रकार भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज जो हैं AMP और BMP ये सर्वांग सम होंगे। और सर्वांग समता के नियम से हम जानते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए जो शेष बचा भाग है AP और BP ये भी बराबर हो जाएगा। और यही हमें सिद्ध करना था कि बिंदु P जो है A और B से समान दूरी पर है। तो प्रश्न क्रमांक 9 का हल भी संपूर्ण हुआ यहाँ पर। तो इस प्रकार हमने ये संपूर्ण प्रश्न पत्र हल कर लिया है। आशा करता हूँ आपको सभी प्रश्नों का हल समझ में आया होगा और वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले प्रश्न पत्र के हल के साथ अगली वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, और वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।